Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. My name is Dr. Danial and I am the head of Department of Biology for unique group of institutions. हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर 6 को रिव्यू और रिकैप करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक डिस्कस किया था. द नेम ऑफ द टॉपिक वाज वैक्सीनेशन. 2 मिनट इसको रिव्यू करते हैं इस लेक्चर में और साथ ही एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं. वैक्सीनेशन बेटा क्या होती है? वैक्सीनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिन बच्चों ने उस वक्त नहीं ध्यान से सुना था या जो बच्चे कल का लेक्चर नहीं सुन सके उनके लिए दोबारा कर देता हूँ एक दफ़ा. इसको रिकैप ज़रा सुनिएगा. वैक्सीनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वीकेंड या डेड पैथोजेंस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो वीकेंड या डेड पैथोजेंस होते हैं उनके वो एंटर हो जाते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं. ये क्या होता है जी? इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 मेन चीज़ें शामिल हैं जिनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. वो लिम्फोसाइट्स 2 होते हैं. कौन से? बी और टी. ठीक है जी. बी और टी लिम्फोसाइट दोनों एक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली बी लिम्फोसाइट, और वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं. वो एंटीबॉडीज़ एंटर होती हैं. एंटर होने के बाद क्या करती हैं कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर देती हैं और उसके बाद जब भी कभी भी उस तरह का एंटीजन बेटा एंटर होगा वो फौरी तौर पे उस एंटीजन को कैप्चर करेंगी और तबाह बर्बाद कर देंगी. दिस इज़ हाउ दे एक्ट. अब कुछ हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं. वैक्सीनेशन की जो टेक्निक की बुनियाद थी वो किसने डाली थी? कई दफ़ा बता दी मैंने ये बात. एडवर्ड जेनर. कब? 1796. पूरा प्रोसेस बोर्ड के ऊपर अभी भी एक्सप्लेन्ड है. आप लोगों ने इसका फ्लो चार्ट बना लिया होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर भी हो चुका होगा और समझ भी आ चुका होगा. तकरीबन 100 साल गुजर गए उसके बाद दुनिया में ना तो कोई इस तरह की डेडली डिजीज़ आई और ना ही उसको बनाने के लिए इतना तेज़ी से रुझान सामने आया. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट हम पहुँचे लुइस पैस्चर के ऊपर 100 साल बाद. तकरीबन कुछ मोर और लेस कम है लेकिन तकरीबन 100 साल बाद लुइस पैस्चर ने बेटा क्या किया कि चिकन कॉलरा, ऐसा हैज़ा जिसमें मुर्गी को खाने को दिल नहीं करता, मैदा डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता और बहुत ज़्यादा फीसेस जो है वो खारिज करती है, चिकन कॉलरा कॉज हो गया. उसने क्या किया कि उसने उसका कॉजेटिव एजेंट बाहर निकाला तो पता लगा ये तो बैक्टीरियल डिजीज़ या बैक्टीरियम है. उसने इसको बाहर निकाला, प्योर कल्चर में ग्रो किया और इंजेक्ट किया हेल्दी चिकन में. तो उस वक्त चूँकि पब्लिक को इकट्ठा किया हुआ था तो कोशिश उसकी ये थी कि ये बताता कि इसकी वजह से ये मर जाते हैं, लेकिन वो नहीं मरे. अब जब नहीं मरे तो लोगों ने सवाल पूछा, उसका मजाक उड़ाया कि भाई क्यों नहीं मरे. तो एक बात और सामने आ गई कि ये क्यों नहीं मरे. रीज़न उसकी क्या थी कि यहाँ पे जो है वो बहुत दिन पुराने विरुलेंट, लेस विरुलेंट जो कल्चर थे वो मौजूद थे. गर्ज़ है कि इसकी बुनियाद बनी वैक्सीनेशन की और फिर लुइस पैस्चर ने अपने काम में एडवर्ड जेनर का भी जिक्र किया कि उसके मेथड को मैंने ये नाम दे दिया है वैक्सीनेशन. वैका से निकला है वर्ड जिसका मतलब काऊ है और वो काऊ पॉक्स की पस है जो माइक फिप्स या जेम्स फिप्स में जो है बेसिकली वो इंजेक्ट की गई थी और वहाँ से सारी बुनियाद बनी थी. इसके अलावा इंथ्रैक्स फॉर द कैटल डिजीज़ एंड हाइड्रोफोबिया या रेबीज़ की भी वैक्सीन डेवलप की गई. ठीक है. ये मैंने आपको इसके मेन पॉइंट्स बताए थे. अब हम शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ एंटीबायोटिक्स. देखें, एंटीबायोटिक्स किस लैंग्वेज का वर्ड है? पहले तो ये बताइए. एंटीबायोटिक्स ग्रीक वर्ड है. पहला तो एमसीक्यू ये है. एंटी मीन्स अगेंस्ट. ठीक है. और बायोटिक वर्ड निकला बायोस से जिसका क्या मतलब होता है? अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. एंटीबायोटिक्स आर कीमोथेराप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस. कीमोथेराप्यूटिक ये बेटा क्या होती है? कीमोथेराप्यूटिक वो चीज़ें हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बाय ऑल मीन्स मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. सो दीज आर द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ infectious bacterial diseases.
वर्ड आया इन्फेक्शियस डिजीज, वो कौन सी होती है? द डिजीज विच कॉजेज इन्फेक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। बेटे अकल इस्तेमाल करिएगा, मुझे ये बताइएगा कि इन्फेक्शन क्या होता है। चैप्टर 1 में बताया था आप लोगों को, एनी बैक्टीरियल, माइक्रोबियल और फंगल इन्वेजन इनसाइड और ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, अगर वायरल है तो एंटीवायरल्स, अगर फंगल है तो एंटी फंगल। मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हैं जो यहाँ पे कॉज हो सकते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन मार्क करिए पेज 94 पे। अगर आप इस टॉपिक को यूनिक नोट्स में देखिएगा तो 2 साल 2013 में और 2017 में सवाल आया हुआ बोर्ड में, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, डिस्क्राइब देयर यूजेस एंड मिस यूजेस। एंटीबायोटिक्स सबसे पहले तो आपने बता दिया विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होती हैं। एंटी वायरल वायरस के अगेंस्ट होते हैं, एंटी फंगल फंगस के अगेंस्ट होती है। सारों को इकट्ठे मिक्स नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो अब आ जाएं सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स बनाई किस तरह जाती है। पॉइंट्स बना लीजिएगा तो आपकी समझ भी बेहतर होगी और आप बोर्ड में अच्छा प्रेजेंट भी कर सकेंगे। एंटीबायोटिक्स की जब सिंथेसिस देखते हैं तो दे आर सिंथेसाइज्ड बाय certain bacteria or they are synthesized by certain fungi, ठीक है। और इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पे कॉमन यूज़ होता है एक्टिनोमाइसिटीज़। एक्टिनोमाइसिटीज़ ये एक ग्रुप है बेसिकली जिसके अगेंस्ट ये बनाई जा रही हैं और इस्तेमाल भी हो रही हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली जो मेन तरीका है वो क्या है, चौथा और लास्ट, केमिकल या लैब सिंथेसिस, दैट इज़ द मेन तरीका। नेचुरल तरीक़ों से अब एंटीबायोटिक्स बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये जो 4 तरीके हैं जिनको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये बोर्ड का शॉर्ट भी बेटा बन सकता है इस टॉपिक में से, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। गिव अ फ्यू वेज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो मैं आपको बहैसियत फार्माकोलॉजिस्ट, मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ है, जो मेडिकल प्रोफेशन के 2nd और 3rd ईयर में पढ़ाई जाती है हर यूनिवर्सिटी में। इसमें फार्माकोलॉजी बेसिकली ड्रग्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स के साथ डील करती है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ स्पेसिफिक होगी। ड्रग ऑफ चॉइस से मुराद है कि जो ड्रग आप खा रहे हैं, फ़र्ज़ करें जी आपको कोरोना वायरस का, अल्लाह ना करे किसी को आपने सुना अटैक है, तो क्या वो अगर एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देगा उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? हाँ, अगर इन्फेक्शन लंग्स को ख़राब कर रहा है और उसमें सरफेरेस से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फ़र्ज़ करें कि देखें वायरस क्या करता है, इम्यूनिटी को वीक कर देता है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे माइक्रोब्स जो बॉडी में होते हैं वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो वो आप आजकल जानते ही हैं, आजकल तो बड़े बड़े कावे और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिनको आप इम्यूनिटी बूस्टर्स बोलते हो, वो इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट हैपन्स इज़ कि ड्रग ऑफ चॉइस को डिटरमिन किया गया, स्पेसिफिक उसको देखा गया, देन मोड ऑफ एक्शन पे बात की गई। व्हाट इज़ दैट बेटा? मोड ऑफ एक्शन, किस अंदाज में एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट करेगी और कहाँ पे जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी बताऊँ जो मैं अपनी क्लासों में अक्सर बताता हूँ। आपने ड्रग का इंटेक किया किससे? ओरल कैविटी से, ठीक है। ये ज़रा फ्लो चार्ट ना, नॉलेज और कंसेप्ट क्या है इसको ज़रा गौर से सुन लें। बच्चे गौर से सुनते हैं तो उनको समझ आती है कि आपका बेसिक मोड क्या है जिसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हो। आपने ओरल कैविटी से इसको टेकन किया, यहाँ से चलेगी स्टमक में, स्टमक से चलेगी इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जैसे ही इंटेस्टाइन में गई, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इंटेस्टाइन में एंटर होते ही यहाँ से ब्लड में आ गई, यानी कि एब्जॉर्ब हो गई।
एब्जॉर्ब होते फिर क्या हुआ, लिवर में चली गई। लिवर में जाके लिवर ने जो उसका टॉक्सिक इफेक्ट था उसको कम कर दिया, और जो रेस्ट बच गई वो फिर यूज़ हो गई किस जगह पे, जहाँ पे रिसेप्टर साइट थी, जहाँ पे उसके ख़ास रिसेप्टर थे, उस जगह के ऊपर ये इस्तेमाल हो गई। और फिर इस्तेमाल होते ही साथ ही क्या हुआ कि जो बॉडी में उन बैक्टीरिया जो वहाँ पे मौजूद थे उनके अगेंस्ट एक्ट करेगी और उनको तबाह कर देगी। तो कोशिश ये है कि जब मेरे बच्चे बायो पढ़ के निकले मेरे से तो उनको पता हो क्या है बायो, क्योंकि बायो वो लाइफ साइंस है जो रोज़मर्रा की लाइफ में ज़िंदगी में आपकी बुनियाद बनती है। तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है जो भी मैंने बताया कि किस अंदाज़ में बायो की रिलेशंस हैं और कैसे आपको इसका ड्रग और मोड ऑफ एक्शन सारा देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये मोड ऑफ एक्शन है सारा कि किस तरह ये एक्ट करती है, लेकिन चूँकि किताब में नहीं दिया हुआ इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। नाउ एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है। अगेन द नॉलेज कम्स। एडवर्स इफ़ेक्ट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है ओवर डोजेज। ठीक है, याद रहेगा, ओवर डोजेज। दवाई आपको रोज़ खानी है 500 मिलीग्राम, आप खा रहे हो 2000 मिलीग्राम, तो दोनों में फ़र्क नहीं है। खानी थी 500, खा ली 2000, तो क्या होगा, सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होगा इस पे, लिवर पे। लिवर की वर्किंग इफ़ेक्ट हो जाएगी। उस वर्किंग की वजह से क्या होगा कि जो एंटीबायोटिक्स के जो मिसयूज़ है वो रिपोर्ट होंगे, और मिसयूज़ सबसे बड़ा क्या होगा, टॉक्सिसिटी। इसमें ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस क्या होता है बेटे, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो है वो मुख्तलिफ ड्रग्स की वजह से लिवर डिजनरेट या डैमेज हो जाता है। और अगर आप फिर भी ना समझें और दवाई खाते ही चले जाएं तो एक ऐसा वक्त आता है जब आप लिवर फेलियर की तरफ चले जाते हैं, और अगर लिवर फेल है तो इंसान भी फेल है। तो लिवर फेलियर का बेटा एक ही इलाज है फिर, क्या भला, लिवर ट्रांसप्लांट। इसमें आपको किसी डोनर से लिवर की थोड़ी सी जो क्वांटिटी है को पीस ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ग्रेट रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, तो फिर ये अपने आप को ग्रो कर लेता है और एज सच फिर इस वे में और इस फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, massive quantities of antibiotics, second paragraph, are being prepared and used, which are followed by the widespread problem of drug resistance in the microbes. तो बहुत अच्छा वर्ड आ गया, वर्ड है ड्रग रेजिस्टेंस। देखिएगा और ये समझिएगा भी। आपने एंटीबायोटिक का इंटेक किया, ठीक है, जैसे ही आपने एंटीबायोटिक इंटेक की क्या हुआ, आपकी बॉडी में होना तो ये चाहिए था कि आप बेहतर हो जाते और आपको जो दवाई के असरात हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होते, लेकिन हुआ उसके अगेंस्ट। हुआ क्या कि आप को बॉडी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और आपकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। इसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वो क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एंटीबायोटिक जो भी आप किसी बीमारी के लिए खा रहे हो उसका असर कोई नहीं है आपकी बॉडी पे, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली उसके इफ़ेक्ट्स को जिसमें बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उसको क्या बोलते हो आप, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और फिर वो एज सच इसमें ही इस्तेमाल होती है जो आपको टर्म मैंने बताई है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जनरल नॉलेज के लिए कि आप लोगों को एंटीबायोटिक के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। ना तो आप हर वक्त बेवकूफ़ों की तरह दवाई खाते रहें और ना ही आप सीवियर बीमारी में दवाई ना खाएं। दोनों इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप मामूली से बीमार हैं तो उस मामूली सी बीमारी को तरीके से डील करें। ये नहीं है कि ज़रा सी खांसी आई या ज़रा सी छींक आई तो साथ ही आपको लगा कि आपको कोरोना वायरस हो गया है, या साथ ही आप कहें जी मैं ये भी दवाई खाऊंगा, मैं वो भी दवाई खाऊंगा।
हर खांसी और हर फ्लू ना तो कोरोना वायरस है, और चूंकि इस वायरस ने रहना है, इसने जाना नहीं है, साल 2 साल 4 साल 5 साल या हो सकता है सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहे, एड्स की तरह, हेपेटाइटिस की तरह। तो ये समझना बंद कर दें कि हर फ्लू और हर खांसी, इस वक्त इसका खौफ सिर्फ इतना है कि इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, खौफ सिर्फ इतना है। अदर देन दैट और भी बेटा इस वक्त बहुत सारी बीमारियां जो फैली हुई, जैसे एग्जांपल मैंने दी थी टाइफाइड की। टाइफाइड नाम सुना है, सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है बैक्टीरिया में। लाहौर में इस वक्त 50,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं सिर्फ टाइफाइड के, जिनको बहुत तेज़ बुखार भी हो रहा है, उल्टियाँ भी आ रही हैं, हज़म भी कुछ नहीं हो रहा, और डॉक्टर्स उनको मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स देते चले जा रहे हैं। वजह बाज़ार से खाना, गंदा खाना, रेगुलर खाना, इन सब चीज़ों की वजह से भी ये हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को, और किसी भी चीज़ के साथ मिक्स नहीं होने देना आप लोगों ने। अच्छा, अगर एंटीबायोटिक्स के मिस यूज़ हो जाएं, यानी कि आपने खानी थी 500 mg, ये जो मैंने लिखी, खा ली 2000 mg, तो क्या हो सकता है? देखें, कॉमन मिस यूज़ जिसकी वजह से पेनिसिलिन को अब यूज़ नहीं किया जा रहा। मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन डज व्हाट? कॉजेज एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, एलर्जी कॉज करता है, एलर्जीज। आज गूगल करके मेरे बच्चों ने सर्च करना है इसको, एलर्जीज़ क्या होती हैं, इंटरेस्ट डेवलप करें। ये आपकी बॉडी है, आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए। एलर्जीज़ वो इन्फेक्शन होते हैं जो स्किन के ऊपर खारिश, रेडनेस और दाने कॉज करते हैं। और एलर्जीज़ की फैमिली हिस्ट्रीज़ भी होती हैं, कुछ फैमिलीज़ में एलर्जीज़ बहुत कॉमन होती हैं और कुछ फैमिलीज़ में कम होती हैं। फैमिली टू फैमिली ट्रेड्स हैं, कुछ फैमिलीज़ में मिग्रेन बहुत कॉमन है, कुछ में अल्लाह माफ़ करे कैंसर है, अल्लाह ताला बचाए। बहरहाल ये बीमारियाँ, जिधर बीमारी है उधर अल्लाह ने शिफा भी दी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जिधर मर्ज़ है उधर उसकी शिफा भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेनिसिलिन पहले जब दुनिया में इस्तेमाल होती थी उसके डेफिनेटली एडवर्स इफ़ेक्ट्स थे, और इसीलिए वक्त गुजरने के साथ साथ उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम होता चला गया, और एक वक्त आया कि वो टोटली ख़त्म हो गया। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, डज व्हाट? डैमेजेस द ऑडिटरी नर्व। तो ये कौन सी नर्व होती है बेटा? कान से दिमाग को जोड़ने वाली। अगर ये नर्व ही डैमेज होगी तो क्या होगा? कॉजेस डेफनेस, बहरापन कॉज कर देगी। ठीक है, द थर्ड इज टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन causes permanent discoloration of teeth। अगर दांत पीले होना शुरू हो जाएं इन चिल्ड्रन अबव 8 years of age, तो फौरी तौर पे आपको चाहिए कि आप टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल रोक दें। अगर आप नहीं रोकेंगे तो डेफिनेटली उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होंगे आपके लिए। 2 लाइनें, पीला बॉक्स, हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे आप, प्रिकॉशनरी मेजर्स, और वो सुन लें। यूज़ एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। दुनिया में डॉक्टर का वर्ड सिर्फ PhD स्कॉलर्स के साथ होता है, या वो जिनके पास प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री हो। तो फिजिशियंस वो होते हैं जिनको हम उर्फ़ आम में डॉक्टर बोलते हैं। फिजिशियंस प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे आप गए फिजिशियन के पास, आपने कहा मेरे गले में बहुत दर्द हो रही है, मुझे बहुत खांसी आ रही है, उसने कहा ये लो बेटे ऑगमेंटिन का सिरप लो, इसके साथ हाइड्रोलिन का सिरप पी लो और ये आपकी दवाई होगी, ये आपने इलाज करना है और आप ठीक भी हो जाते हो। तो पहली बात तो ये कि जब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल खुद ना करें। ये नहीं कि ज़रा सी बीमारी हो साथ ही आपने दवाई ले ली, देख के करें सीवियरिटी को। सेकंड, एंटीबायोटिक्स की डोज़ का बहुत ख्याल रखें। ये नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह दवाई की डोज़ खाना शुरू कर दी और फिर खाते ही चले गए, फिर समझ ही नहीं आई कि क्यों खा रहे हैं, बस खा रहे हैं जी, हमें बहुत ख़तरा है, हमें बहुत प्रॉब्लम है, हम बहुत डर का शिकार हैं तो हमें बचना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? इस चीज़ों को, इन चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल कीजिएगा। ये पूरा टॉपिक, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, नेचुरल भी बनाए जाते हैं और सिंथेटिक भी, ये जो मैंने लिख दिया आपको। देन ड्रग ऑफ चॉइस जो आपने सिलेक्ट की है उसकी वजह क्या थी, उसका बेस्ट एक्शन क्या था, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किताब में नहीं है, इसको नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों ने।
देन उसके एडवर्स इफेक्ट्स देखें। डेफिनेटली अगर आप ओवरडोजेज की तरफ जाएंगे तो बेटे टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे, और अगर ओवरडोज सीवियर हो तो उसका इफेक्ट इतना सीवियर होगा कि आपकी डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। तो गर्ज है कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक अटैक भी हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद इसका मिसयूज़ है। पेनिसिलिन जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन डेफनेस कॉज करती है। देन जो टेट्रासाइक्लिन है वो अब 8 साल से ऊपर के बच्चों में परमानेंट डिस्कलरेशन कॉज कर देती है। That is all with regards to antibiotics. This is a very important long question. अगर आ जाए तो यूनिक नोट्स 115, 116 पेज को कंसिडर कीजिएगा और इसके अलावा इस बोर्ड को कंसिडर कीजिएगा। ये था इस वक्त का टॉपिक। अब शुरू करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्जे। ठीक है, तो सबसे पहले तो नाम इसको क्लियर कर लो कि क्या है। आज हम देखेंगे इसके मेन चंद करेक्टर्स, और आज इसकी इंट्रो यानी कि शुरू कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसकी जो बुनियाद के बाद जो इसकी कंप्लीशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्जे, पॉइंट वाइज देखें। दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, विच वॉज प्रीवियसली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्जे। पहले उसको ब्लू ग्रीन एल्जे कहते थे। पॉइंट्स बना रहा हूँ करेक्टर्स के। लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज क्या? साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, नंबर 2, they are true prokaryotes. What does that mean, true prokaryote? Very important. बताइए। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट वर्ड निकला कैरी ऑन से। इसका क्या मतलब होता है? बिफोर द न्यूक्लियस। तो ट्रू प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होती और न्यूक्लियस भी नहीं होता, और बाय ऑल मीन्स मौजूद ही नहीं होता। उनको ही बोलते हैं ट्रू प्रोकैरियोट्स। ठीक है, याद रहेगा। तो इनको इसलिए बोलते हैं क्या? ट्रू प्रोकैरियोट्स। अच्छा, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद आ जाए इनके डायमीटर पे। 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, 1 से 2 माइक्रोमीटर चौड़ाई में, डायमीटर में ये मौजूद है। अच्छा, अब आ जाए इनकी फॉर्म्स के ऊपर। बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, किस तरह ये दुनिया में नज़र आए और किस अंदाज में ये एग्जिस्ट करते हैं। सारी फॉर्म्स के ऊपर जो मुख्तलिफ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नंबर 1, दे आर या दे मे बी यूनिसेलुलर। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सेकंड, दे मे बी कॉलोनियल। इसका क्या मतलब है? महल्ले की शक्ल में भी एग्जिस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। थर्ड, दे मे बी फिलामेंटस। फिलामेंट्स की शक्ल में भी एग्जिस्ट करते हैं और एज सच मौजूद होते हैं। फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। और इन्हीं फिलामेंटस की वजह से इनके साथ एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्राइकोम। ये बेटा क्या होता है? चेन ऑफ सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया विच इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज प्रोटेक्टिव पॉलीसेक्राइड। इसको बोलते हैं ट्राइकोम। ठीक है, चेन ऑफ सेल्स विच इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज, इसको बोलते हैं ट्राइकोम। बना के भी दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास जो मैंने रेड में बनाया, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट। अभी आगे चल के इसको करेक्टर में देखेंगे। देख लीजिए, इस तरह सेल बनाने तहम्मुल से।
जल्दबाजी में नहीं बनाने कि मैं तेज़ी से बना के बस भाई इसको मैंने अभी बना के अभी क्लियर करना है, नो, आराम आराम से काम करें। देन एक बड़ा सा सेल, उसको बोलते हैं रेस्टिंग स्पोर। ठीक है, स्पोर तो नाम ही शो कर रहा है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? वो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर बन जाते हैं और फिर एज सच इसी वे के अंदर मौजूद रहते हैं, उनको स्पोर्स बोला जाता है। तो ये रेस्टिंग स्पोर यहाँ पे एक वर्ड आ गया। फिर आप इस चेन को बेशक कंटिन्यू कर लीजिए या इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दीजिए। वो कवर बना होता है इस तरह का कवर होता है, like this cover is made up of, protective cover is made up of mucilage. So this is a common example of cyanobacteria. The name of it is Anabaena. Common example of cyanobacteria, the name is Anabaena. ठीक है, ये इसकी कॉमन वर्ड्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये हमने ट्राइकॉम के ऊपर बात की। नेक्स्ट आ जाए इनकी सेल वॉल के ऊपर, पॉइंट्स में करिएगा इसको। इनकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ठीक है, ग्राम नेगेटिव। अब मुझे बताएं जी ग्राम नेगेटिव क्या होता है, रिकैप करें। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल पे क्रिस्टल वायलेट आयोडीन सोल्यूशन डाली जाए और क्रिस्टल वायलेट आयोडीन सोल्यूशन की वजह से उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाए तो इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और अगर ये डाला जाए सोल्यूशन CVI जिसको बोलते हैं, लेकिन कलर पर्पल ना हो, तो फिर डाला जाए सेफ्रॉन इनका सोल्यूशन तो कलर हो जाए पिंक, तो इनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव। ओके हो गया, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि इनके पास सेल वॉल तो डेफिनेटली ये होगी। क्या ये फ्लैजेला होते हैं इनके पास? दे हैव नो फ्लैजेला। तो फिर क्या ये मोटाइल होते हैं? दे यूज़ गैस वेजिकल्स फॉर मोटिलिटी। ठीक है, दे यूज़ गैस वेजिकल्स फॉर बीन मोटाइल या फॉर द मोटिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी के ऊपर मूव करते हैं, पानी के ऊपर सर्टन गैसेस भर के इन वेजिकल्स की मदद से। वेजिकल क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड सैक्स, उनमें कोई गैस भरी होती है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है। उस गैस की वजह से क्या होता है कि ये हवा के ऊपर, हवा के डेफिनेटली एयर करंट्स की मौजूदगी से ही आगे को मूव करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फिलामेंटस जो स्पीशीज़ हैं, इनके पास एक वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ग्लाइडिंग मोटिलिटी। ये बेटे क्या होती है ग्लाइडिंग मोटिलिटी? इसका मतलब होता है ग्लाइड करना। ग्लाइडिंग इज़ समथिंग लाइक दिस। जैसे पैराग्लाइडर्स आपने देखा है, कभी मेरे बच्चे खानपुर डैम गए हैं तो खानपुर डैम में जाएं तो वहाँ पे देखें पैराग्लाइडिंग हो रही होती है। उसमें क्या होता है कि आप वो पकड़ते हैं और उसकी मदद से आप ऐसे ग्लाइड कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे फिलामेंट्स जो लंबे लंबे बने होते हैं वो ग्लाइड करते हैं हवा में डेफिनेटली, या हवा में, या इन केस अगर वाटर बॉर्न है तो पानी के अंदर भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो फोटो सिस्टम है, व्हाट इज़ फोटो सिस्टम? पहली दफ़ा वर्ड आया आपके लिए तो गौर से सुन लीजिए, ये आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट होगा। फोटो सिस्टम इज़, डेफिनेशन बोल रहा हूँ सुनिएगा, फोटो सिस्टम इज़ अ क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इनका ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर फोटोसिंथेटिक सिस्टम क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ यूकैरियोट्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए एंड PS2। ये इनके पास क्या है? क्लोरोफिल ए भी है इनके फोटो सिस्टम के पास। ठीक है, और ये कौन सा फोटो सिस्टम है? फोटो सिस्टम 2। और इसकी वजह से ये
ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अब यहीं से इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका काम ये है कि एंटीबायोटिक्स वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करवाया, जो 2017 में बोर्ड में आया था, 2021 में मेरे बच्चों आ सकता है, ध्यान से करना है उसको। और ये डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, इसकी लेबलिंग सारी देखनी है क्लियरली, और इन जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं इनको प्रॉपर, अगर बेहतर ये है कि अपने रजिस्टर में पॉइंट्स बना लें और महफूज कर लें। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।